नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री के स्वागत और अभिनंदन की तैयारियों के लिए भाजपा का संपर्क व संवाद अभियान जारी है। ध्वजारोहण समारोह के आयोजन को अद्वितीय स्वरूप देने के लिए हजारों संतों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। संतों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और घंटों की ध्वनि से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा फहराकर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। उनका एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना प्रस्तावित है। साकेत महाविद्यालय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी आयोजित होगा। रोड शो के 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक तरीके से थाली, आरती, फूलमाला और नमस्कार मुद्रा के साथ पीएम की अगवानी करेंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए अलग अलग समाज और समूहों की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है और जहां धर्म और कर्तव्य होगा वहीं जय होनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत की उपस्थिति में जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे भारत को हमने धर्म क्षेत्र माना, इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र ही है। मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि अच्छा काम करेंगे तो पुण्य के भागीदार बनेंगे और बुरा काम करेंगे तो पाप के भागीदार बनेंगे। ऐसा जब हर धर्मावलंबी सोचता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि जियो और जीनो दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो वह भारत की भूमि ने दी है। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। और मैं तो इस बारे में हृदय से अभिनंदन करूंगा पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने जियो गीता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे बहुत छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह उद्धरण हर एक क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, एक श्रमिक के लिए गीता का उपदेश क्या है, एक किसान के लिए गीता का उपदेश क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है, एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है। और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है। जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले और जीवन जीने की एक कला का मार्ग है और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को एसआईआर से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका खोज लिया है। ठग अब खुद को पुलिस या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन करते हैं। ठग ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म सत्यापन का हवाला देकर सरकारी कर्मचारी जैसी बातें सुनकर और जल्द ही लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज किए गए लिंक पर क्लिक करते ही सारे बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और व्यक्ति डिटेल्स दे देता है और ठग तुरंत ही उसका बैंक अकाउंट खाली कर फरार हो जाते हैं। साइबर क्राइम थाने के उप निरीक्षक गोविंद चौहान ने बताया कि क्षेत्र के व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनके साथ ठगी की कोशिश हुई और उनकी सजगता के कारण वे ठगी का शिकार नहीं बने। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र के लोग इस जाल में फंस रहे हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि सत्यापन के नाम पर किसी भी गोपनीय जानकारी को साझा न करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, चाहे कॉल करने वाला सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो। ऐसे कॉल या लिंक के खिलाफ तुरंत 1930 पर शिकायत करें या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें। केसरगंज के पूर्व सांसद और यूपी की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे और नहीं देगी तो भी पैदल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। और उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई है, क्योंकि देवीपाटन मंडल में उनकी पकड़ अब भी बहुत मजबूत मानी जाती है। बृजभूषण ने कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाने वाले हैं और न ही वे कहीं से उम्मीदवार बनने की सोच रहे हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र के लोग आज भी उन्हें अपना सांसद मानते हैं और उन्हें रिटायर नहीं करना चाहते। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के खास सदस्य डॉक्टर शाहीन के पैन कार्ड और पासपोर्ट की जांच एजेंसियों की मुश्किल बढ़ा दी है। पता चला कि शाहीन ने फरीदाबाद से पैन कार्ड बनवाया है और वहीं यह भी पता चला कि उसे पासपोर्ट का रिन्यूएबल कराने के लिए करीब 6 महीने पहले दिल्ली कार्यालय में आवेदन दिया था और इससे पहले उसने लखनऊ से पासपोर्ट का रिन्यूएबल करवाया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने सऊदी अरब के एक अस्पताल में करीब 4 साल काम करने के बाद भारत आने पर नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। इससे उसके पुराने पैन कार्ड की जानकारी नहीं मिलने से बैंक खातों और निवेश के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। इससे जांच की कड़ियां जोड़ने में मुश्किल आ रही है। जांच एजेंसियां उसके सऊदी अरब में नौकरी करने के दौरान खोले गए बैंक खाते का भी पता लगा रही हैं, जिससे आतंकी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग होने के सुराग हाथ लग सके। वहीं शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का पैन कार्ड लखनऊ से बना था, जिसके बाद उसके बैंक खातों और आयकर विवरण को खंगाला जा रहा है। टीएस की नजर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर बनी हुई है, जहां डॉक्टर परवेज काम करता था और अधिकारी विवि में परवेज की गतिविधियों और उसकी करीबियों के बारे में लगातार छानबीन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहनलालगंज के धर्मावत खेड़ा गांव में प्रेमी ने घर में घुसकर थर्माकोल काटने वाले कटर से बीएससी की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या के पीछे दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव को वजह बताया है। प्रियांशी की मां पूनम के मुताबिक 2 वर्ष पहले एक रिश्तेदार के तिलक में बेटी प्रियांशी 19 वर्षीय की मुलाकात आलोक रावत से हुई थी। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और कुछ दिन बाद आलोक ने शादी का प्रस्ताव रखा तो सभी लोग तैयार हो गए। बहन महक के मुताबिक आलोक का घर आना जाना शुरू हो गया, लेकिन आलोक ने कई बार शराब के नशे में प्रियांशी के साथ मारपीट भी की। इस पर प्रियांशी ने शादी से इनकार कर दिया। इससे आलोक नाराज था और प्रियांशी पर शादी का दबाव बना रहा था। एसीपी मोहनलालगंज विकास पांडे ने बताया कि छानबीन के दौरान मौके से खून से सना हुआ कटर मिला है। उसे जांच के लिए फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी आलोक रावत को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 24 वर्षीय शशि प्रकाश उपाध्याय की सिर्फ 101 रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। शशि प्रकाश अम्बेडकर नगर का रहने वाला था और वो इंदिरा नगर में किराए पर रहता था। उसका शव घर से लगभग 200 मीटर दूर चौराहे पर खून से लथपथ पाया गया। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अखिलेश कुमार और प्रिंस उर्फ अरुण यादव पकड़े गए आरोपी हैं और तीसरा आरोपी अंगद अभी भी फरार है। प्रिंस शशि का रूम पार्टनर था और सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। डीसीपी
पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि शशि ने अंगद को जूते खरीदने के लिए 800 रुपए उधार दिए थे, जिसमें से 101 रुपए बाकी थे। पैसे वापस करने के बहाने तीनों ने शशि को बुलाया और पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई और इसी दौरान मारपीट हुई और आरोपी ने शीशे का टुकड़ा उठाकर शशि के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी लखनऊ छोड़कर भागने की फिराक में थे। कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन ने रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति 80 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे करने का निर्णय लिया गया है। 15 दिसंबर से यह पाबंदी लागू होगी। आगरा से मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ के रास्ते नोएडा तक जाने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर का हिस्सा अलीगढ़ में और 2 किलोमीटर का हिस्सा हाथरस में है। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से इस मार्ग की सुरक्षा का ऑडिट कराया गया है, जिसमें इस मार्ग पर हादसों का सबसे बड़ा कारण वाहनों की तेज रफ्तार को माना गया है। यहाँ वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। सीसीटीवी वीडियो डिटेक्शन और स्पीड कैमरों में 24 घंटे निगरानी होने के चलते ओवर स्पीड वाहन पकड़ में आ जाते हैं और उनका ई चालान कट जाते हैं। अलीगढ़ की आरटीओ ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के दौरान रफ्तार पर लगाम लगाई गई है। यह पाबंदी 15 दिसंबर से लागू होगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।